जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स का टॉपिक हमारा चल रहा था और कल हमने ये देखा था कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम पहला अध्यादेश बना, फिर उसके बाद अधिनियम बना। उनमें क्या क्या प्रावधान थे विशिष्ट, और अध्यादेश क्या होता है ये हमने देखा। ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स और कुछ नहीं, केवल और केवल स्टैटिक पोर्शन का दोबारा से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में रिवीजन है और कुछ नहीं। तो अगर आपका स्टैटिक पोर्शन जैसे आपका अध्यादेश वर्ड आ गया तो आपको अध्यादेश के बारे में जानना चाहिए। ठीक, वो हमने कल आपको बताया, ऐसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं वो करना कि पूरा करंट ही करंट। और जो चीज़ें करंट में चल रही हैं उन स्टैटिक टॉपिक को ज़रूर देखना है, क्योंकि वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। इससे आप अपना एफर्ट कम कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है जेल सुधार, और इसके अंदर का सब टॉपिक है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। ठीक, मॉडल जेल अधिनियम। ठीक, अब आपको सबसे पहली बात तो ये आपको दिमाग में जाना चाहिए कि जो जेल है और जेल से संबंधित सुधार, ये एक राज्य सूची का विषय है। स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब जेल की स्थिति, जेल के नियम, वो सब क्या है, स्टेट मैटर है। और स्टेट अपने यहाँ कितने हैं, 28। अब अगर 28 हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 राज्य में अलग अलग नियम होंगे, क्योंकि हर एक राज्य की परिस्थिति अलग है, हर एक राज्य की भौगोलिक दशा अलग है, हर एक राज्य की अपनी अलग समस्याएं हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर नियम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इन नियमों में एक रूपता लाने के लिए संघ सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम बनाया और राज्यों से ये गुजारिश की है कि इसी अधिनियम की लाइन एंड लेंथ पर आप लोग भी अपना अधिनियम बनाइए, ताकि पूरे देश में एक रूपता लाई जा सके नियमों में। ठीक है, जेल सुधार में, जेल से संबंधित नियमों में, कैदियों से संबंधित रख रखाव में। ठीक, इसलिए ये मॉडल जेल अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, शुरुआत हुई थी, अभी हमारे पास जेल अधिनियम 1894 है। 1894, इसके सन से ही देख करके लग रहा होगा कि ये क्या है, इतना पुराना है। ये औपनिवेशिक काल में 1836 में मैकाले की अध्यक्षता में जेल अनुशासन समिति बनी थी, और उसी समिति के रिकमेंडेशन पर यह अधिनियम बना था, जेल अधिनियम 1894। अब बात ये आती है कि पहला हमने ये रीजन देखा कि मॉडल एक अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है और हर एक राज्य के अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी भौगोलिक दशाएं हैं, अपनी आर्थिक समस्याएं हैं, अपनी सामाजिक समस्याएं हैं, और इसके आधार पर वो अलग अलग नियम के अनुसार चल रहा है। उन नियमों में एक रूपता लाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ी। अब इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। पहली बात तो ये पढ़ना है कि जेल सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी।
क्या कारण है कि हम जेल सुधार की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा भारतीय जेलों की समस्याएं क्या हैं। अगर हमें समस्याएं पता होंगी तब हम उनका क्या करेंगे, निदान करेंगे, और इन्हीं समस्याओं का निदान हमारे मॉडल प्रिजन एक्ट में होना चाहिए। इन्हीं समस्याओं का समाधान, और लास्ट में अपने एक कुछ सुझाव दे देंगे कि और आगे क्या हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। सुधार की आवश्यकता इस वजह से पड़ी क्योंकि 1894 का जो अधिनियम है वो औपनिवेशिक चरित्र का है। औपनिवेशिक चरित्र, उस जमाने की समाज अलग था, राजनीतिक व्यवस्था अलग थी, आर्थिक व्यवस्था अलग थी। इसकी वजह से वहां पर सजा का प्रावधान भी अलग था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी भी वहां पर कोड़े मारने की सजा है। अब आज के ज़माने में कौन किसको कोड़े मारेगा। हम एक आधुनिक लोकतंत्र में रह रहे हैं, कोई अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया में नहीं रह रहे हैं कि यहाँ पर विधि का शासन है। पॉलिटी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें पता बता रहे हैं कि किसी धर्म के आधार पर देश नहीं चल रहा, विधि का शासन है। तो कोड़े मारने जैसे प्रावधान ये क्या है, औपनिवेशिक चरित्र को दर्शा रहा है। और हमारा अधिनियम भी क्या है, 1894 का है। और अब क्या चल रहा है, 2024, 200 साल पुराना लगभग। ठीक है, 150 साल पुराना। अब क्या है कि जो है औपनिवेशिक चरित्र के कारण हमें क्या है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमारा समाज बदला, सामाजिक समस्याएं बदली, नए नए विचार, नए नए तकनीक आए, नई अवधारणाएं आई। तो इनके परिप्रेक्ष्य में हमें इसको भी अपडेट करने की जरूरत है। तो सबसे पहली आवश्यकता जेल सुधार की इस वजह से पड़ी। ठीक, दूसरा ये है कि जो 1894 में हमारे ऊपर क्या था, ब्रिटिश शासन था। अब ब्रिटिश शासन था तो वहां पर जो जेल का या सजा का मुख्य उद्देश्य क्या था, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। उनका मूल मूल उद्देश्य ये था। उन्होंने इन दो चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, एक तो सुधार पर और दूसरा पुनर्वास पर। पुनर्वास उसी का होगा, रिहेबिलिटेशन उसी का होगा जिसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म आएंगे, सुधार आएंगे। तो जब उन्होंने सुधार पर ध्यान ही नहीं दिया, कहने का ये मतलब है कि उनका मेन उद्देश्य था दंडात्मक, दंड देना। और आज अगर हम हर चीज को दंड देते रहेंगे, आंख के बदले आंख वाले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, तो पूरी दुनिया क्या बन जाएगी, अंधी बन जाएगी। आंख के बदले आंख क्या हो जाता है, पूरे विश्व को अंधा बना देगा। अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, सुधारात्मक या प्रतिबंधात्मक। ठीक, हम दंड हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो इन सब कारणों से हमें जेल के सुधार की आवश्यकता पड़ी। ठीक है,
और भी एक दो टॉपिक, एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं। वो ये लिख सकते हैं कि आधुनिक तरीके आ गए, हत्याएं, जेलों में आजकल झड़प हो रही है। ठीक, कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान, ऐसे ऐसे तरीके निकल कर आ रहे हैं जो इन उसमें कवर ही नहीं होते इस अधिनियम में। कैदियों को मानव ना समझ करके एक तरीके से जो हमने दंडात्मक वाला वो किया, दंडात्मक कार्यवाही ज़्यादा, न तो उनके रहने का, न उनके कौशल विकास का, न उनको बेहतर सुविधाएं देने का, न उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का। मतलब एक मानव न समझा जाए, बल्कि अगर उन्होंने अपराध कर दिया तो उनको पूरी तरीके से ये जीवन भर सोचने को मजबूर किया जाए कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जबकि कुछ इतना बड़ा होता नहीं। मतलब सुधार अगर आ गया तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसको कंटिन्यू आजीवन कारावास दे करके कंटिन्यू जेल में पीसते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से जेल सुधार की आवश्यकता पड़ी। अब देख लेते हैं कि जेलों की समस्याएं क्या क्या है। पहली समस्या ये है जिसको आप बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रेट। मतलब जेल कम है, स्पेस कम है, स्थान कम है, जगह कम है और कैदी ज़्यादा है। और ये है लगभग 183%, मतलब 83% ज़्यादा। अपनी क्षमता से कितना ज़्यादा कैदी हैं ये क्या बताएगा? ऑक्यूपेंसी रेट बताएगा। मतलब अगर 100 लोगों का स्पेस है, मतलब 100% भर गया जेल। लेकिन उसमें भी क्या है, उससे भी ज़्यादा है, जितना स्पेस है उससे भी ज़्यादा कैदी हैं। दूसरी समस्या ये है जेलों की समस्याओं में कि इसमें विचाराधीन कैदी ज़्यादा हैं। विचाराधीन कैदी वो होते हैं जिनके उसमें निर्णय नहीं आया, लेकिन वो फिर भी सजा काट रहे हैं। विचाराधीन कैदी ज़्यादा। टोटल 25 to 27% ही कन्फर्म कैदी हैं। कन्फर्म कैदी का मतलब जिन पर दोष साबित हो गया है। बाकी सब क्या है? 70% क्या है? विचाराधीन कैदी। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए, इनका पूरी जिंदगी, उनके साथ जो भी समाज या परिवार के लोग जुड़े हैं, उनका रहन सहन, भरण पोषण, सब कुछ जो है, कितनी समस्याएं होती हैं। ठीक, विचाराधीन कैदी ज्यादा। विचाराधीन कैदी ज्यादा होने के पीछे दो तीन कारण भी हैं। पहला, न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ। इतने ज़्यादा मुकदमे हैं कि एक केस आते तक 10-10 साल बाद एक केस की सुनवाई होती। ऐसा भी होता। तो तब तक वो 10 साल क्या कर लिया? सजा काट लिया। दूसरा, कुछ कैदी ऐसे हैं जो जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उनको कहा जाए जमानत एक गारंटी के तौर पर कुछ पैसे कोर्ट में जमा करने पड़ते हैं। अब वो पैसे उनके पास हैं ही नहीं। और तीसरा, न्याय तक सबकी पहुंच नहीं है। सब लोग वकील नहीं कर सकते। सरकारी वकील एक या दो ही होते हैं कोर्ट में, तो उनके पास इतना ज़्यादा मैटर होता है कि वो सभी को टाइम नहीं दे पाते, सभी केसेस को टाइम नहीं दे पाते। तो इस वजह से विचाराधीन कैदियों की संख्या क्या है? ज़्यादा। ठीक। तीसरा पॉइंट इसी में नोट कर लीजिए कि महिला कैदियों और उनके बीच जो उनको देख रेख करने के लिए स्टाफ, पुलिस, उनमें बहुत बड़ा अंतर है।
स्टाफ की कमी, 60% से ज्यादा पद तो खाली हैं, भरे ही नहीं गए। तीसरी बात, नेक्स्ट, स्टाफ में प्रशिक्षण की कमी, दंडात्मक या कठोरात्मक स्टाफ ज्यादा है, गाली दे करके बात करना, एक क्रिमिनल को मानव की तरह ट्रीट करके किसी वस्तु की तरह ट्रीट करना, ठीक, इस तरह। तो प्रशिक्षण की कमी है उनमें। एक सबसे बड़ी बात यह है कि विचाराधीन कैदी और जो अभियुक्त है, जो वास्तव में कैदी है, जो वास्तव में जो दोषी है, उसको एक ही सेल में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस कम है। तो स्वाभाविक सी बात है कि विचाराधीन कैदी का शोषण होता है वहां पर। अब वो जो है, या तो उसके पास ऑप्शन बचता है कि या तो वो अपराध की दुनिया में शामिल हो जाए, या वो क्या कर ले, सुसाइड कर ले। तो वहां पर बहुत सारी हत्याएं भी होती हैं। पुलिस कस्टडी में या जेल में अप्राकृतिक मौतें भी ज़्यादा होती हैं। और 2021 का आंकड़ा है कि लगभग 200 के आसपास अप्राकृतिक मौतें जेल में रहने के दौरान हुई। ठीक, तो ये सब क्या है? जेलों की, भारतीय जेलों की समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं को हम दूर करेंगे कहाँ पर? मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 में। ठीक, तो अपना कोर टॉपिक है कि यहाँ पर क्या किया गया। सुधारात्मक उपाय पर ज्यादा बल दिया गया। ठीक, ताकि क्या हो, कैदियों में सुधार होने के चांसेज अगर हैं तो उन पर क्या, उनको क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। पुनर्वास और कौशल विकास पर बल। पुनर्वास और कौशल विकास पर क्या किया जाए, क्या किया गया, बल दिया गया। प्रशिक्षण पर बल दिया गया। उनको कुछ ऐसा, ऐसी कारीगरी, ऐसा कोई कौशल सिखा दिया जाए कि अगर वो जेल से छूटें तो उनको क्या है, आसानी से समाज में वो क्या करें, घुल मिल जाए। प्रशिक्षण पर बल, कोई काम कर सकें, बेकार ना बैठें, अदरवाइज वो दूसरा क्राइम करेंगे अपने जीवन यापन के लिए। और तीसरा, जमानत के प्रावधान आसान किए गए। जमानत के प्रावधान कौन कौन से हैं? एक तो है पैरोल, दूसरा है फरलो। पैरोल या जमानत के उसमें क्या किया जाता है, निश्चित अवधि के लिए अगर गंभीर अपराध ना हो तब निश्चित अवधि के लिए, मतलब किसी का मर्डर वर्डर ना किए हो, निश्चित अवधि के लिए सजा का निलंबन, सस्पेंड कर दिया जाता है। फरलो का क्या मतलब हुआ कि सजा में कमी। रेमिशन। तीसरा, पुलिस कस्टडी में अगर है तो फिर यहाँ पर आपको जमानत के लिए गारंटर चाहिए।
गारंटर की जरूरत है। और दूसरा है एक न्यायालय द्वारा जमानत। यहां पर क्या है कि निश्चित राशि कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी और उसके कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये प्रावधान आसान करके क्या करना है, अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना है। अच्छे आचरण को क्या करना है, जो अच्छे आचरण वाले हैं उनके लिए 4 प्रावधान किए गए हैं। या तो न्यायालय द्वारा भी जमानत ले सकते हैं, कुछ निश्चित अवधि के लिए उनका सजा का निलंबन भी हो सकता है, सजा में कमी भी हो सकती है अगर अच्छा आचरण है, और पुलिस के द्वारा अगर वो है तो पुलिस में क्या है, गारंटर वो करके और उसके बाद वहां से जा सकते हैं। ठीक। सुधारात्मक उपाय में आपको ये ध्यान रखना है कि महिला एंड ट्रांसजेंडर के लिए अलग सेल। ठीक। एक और सुधारात्मक उपाय में क्या हो सकता है कि मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो। मतलब अभियुक्त को न्यायालय में फिजिकली प्रेजेंट ना रहना पड़े। इससे क्या होगा, सरकार का खर्चा बचेगा। आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे सीसीटीवी, मोबाइल नेटवर्क के लिए जैमर का इस्तेमाल। ठीक। ये सब के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, उनकी निगरानी की जा सकती है। ठीक। ये जो आपका मॉडल प्रिजन एक्ट है, इसका जो बेस है वो है सुप्रीम कोर्ट का समय समय पर दिया गया विभिन्न मामलों में निर्णय। और इन निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बना दी। पहली गाइडलाइन ये बनाई कि कैदी नॉन पर्सन ना बन जाए। मतलब वो एक मानव ही बना रहे, उसको ऐसा ना हो कि उसको वस्तु समझ करके भूल गए। मतलब इतना ज़्यादा लंबा उसका केस चल गया कि उसने सारी न्याय की उम्मीद छोड़ दी, सरकार भी उसको भूल गई, परिवार भी भूल गया कि अब ये नहीं आएगा, और कैदी भी भूल। तो कैदी क्या हो जाए, नॉन पर्सन ना बन जाए, इसका आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, जेल के अंदर मानवाधिकारों का पूरा अधिकार है कैदी को। मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उनको बोलते हैं मानवाधिकार। तो जेल के अंदर कैदी को मानवाधिकार पूरे के पूरे होंगे, एक मनुष्य की तरह ही उससे ट्रीट किया जाएगा, वस्तु की तरह नहीं। और तीसरा, जेल में बंद व्यक्ति ऐसे ही पीड़ा से जूझ रहा है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा कि उसके कष्ट को और बढ़ाया जा सके। हमेशा या तो उतना ही कष्ट रखना है या उससे कम करना है, उसके कष्ट को बढ़ाना नहीं है। पहले से पीड़ित व्यक्ति को कष्ट को बढ़ाना नहीं है।
अब चलते हैं, इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल प्रिजन एक्ट बनाया गया। अब चलते हैं, कुछ सुझाव दे देते हैं कि क्या क्या इसमें और होना चाहिए। सुझाव में सबसे पहले तो आप ये देंगे कि 1980 में एक जस्टिस थे, न्यायमूर्ति एएन मुल्ला। इनके अध्यक्षता में एक बनी थी मुल्ला समिति, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी थी कि जेल में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें सबसे पहले प्रशिक्षण की कमी है, तो उस कमी को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। इनका भावनात्मक प्रशिक्षण हो, ऑफिशियल हो, सोशल हो, ठीक, ये सारे प्रशिक्षण इनमें इनको जो है दिए जाएं। दूसरा, सिविल सेवा की तरह अखिल भारतीय कारागार सेवा का गठन किया जाए, जो केवल इन्हीं से रिलेटेड सब्जेक्ट को देखेगी। तीसरा, जेल में कार्यरत कर्मचारियों को कैडर में प्रबंधित किया जाए, मैनेज किया जाए। अलग अलग कैडर, कौन सुरक्षा के तहत होगा, कौन भोजन पानी के उसमें होगा, कौन उनका जो है चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत होगा, ऐसे ऐसे उनको कैडर में बांटा जाए। और रिकमेंडेशन क्या दे सकते हैं, महिला कैदियों एंड ट्रांसजेंडर के लिए अलग सेल, टेक्नोलॉजी का यूज, ठीक, ये सब जो है आप रिकमेंडेशन में दे सकते, ठीक है। एक ये भी सलाह दे सकते हैं, 2023 का बजट आप देखेंगे तो उसमें एक स्पेशल स्कीम आई थी, जेल सुधार के लिए। वो सॉरी, स्कीम का क्या नाम है, स्कीम का नाम मैं भूल रहा हूँ, चलिए याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो उस स्कीम को जो है लागू करने का भी आप सुझाव दे सकते हैं कि वो स्कीम लागू की जाए, ठीक है। तो आज एक सुझाव और हो सकता है, एक मॉडल जेल नियमावली आई थी, मॉडल प्रिजन रूल 2016, इनको क्रियान्वित किया जाए। इसमें भी यही किया गया था, मॉडल जेल प्रिजन रूल बनाया गया था ताकि अखिल भारतीय स्तर पर सारे राज्यों को
के जो कैदियों से संबंधित जेलों से संबंधित रखरखाव के नियम हैं, उनमें क्या लिया लाई जा सके, एक रूपता लाई जा सके। और एक चीज और कर सकते हैं, खुली जेल का भी विकल्प दे सकते हैं। समस्याएं क्या थी, कर्मचारियों की कमी भी थी। तो खुली जेल में 93% कम कर्मचारी लगते हैं बजाय ओपन जेल के, वो बजाय क्लोज्ड जेल के। और उसके बाद यहाँ पर कैदियों का खर्चा भी 500 रुपये महीना होता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसका एग्जाम्पल है, अभी जो स्टडी हुई है राजस्थान में, खुली जेल का जो है एक स्टडी की गई है, केस स्टडी। तो उसमें ये देखा गया कि खुली जेल, पहली बात तो प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक प्रकृति के बीच में रहेंगे, तो उनको ऐसे ही आभास होगा कि हाँ, मानवाधिकार मिल रहे हैं और हम भी एक समाज का अंग हैं। अदरवाइज पूरी तरीके से वो क्या कर जाते हैं, सोशल लाइफ से पूरी तरीके से कट जाते हैं। समाज भी उनको, जब वो वापस आते हैं सजा काट करके, तो अपने अंदर शामिल करने से डरता है, या बहुत हीन भावना उनके प्रति दर्शाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो गलत काम किए उसकी सजा उन्हें मिली है, उसके बाद उनको एक नॉर्मल नागरिक की तरह, नॉर्मल मानव की तरह, एक सामान्य मानव की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक। तो ये सब भी आप लिख सकते। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।